नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक अजीबोगरीब केस की। ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट में एक क्वेश पिटीशन आई। क्वेश पिटीशन से मतलब है कि एक एफआईआर थी 498 ए की, 498 ए की। और 498 ए की हम जानते हैं कि क्रुएलिटी की केस है, डावरी मांगने का केस है, दहेज प्रताड़ना और प्रताड़ना, ये केस 498 का है। वो एफआईआर दर्ज हुई तो पति के खिलाफ हुई, भाई के खिलाफ हुई, मतलब देवर के खिलाफ हुई, जेठ के खिलाफ हुई, जेठानी और सास ससुर, सब जैसा कि जनरली चलता है वैसा फाइल हो गया। उसके कुछ दोस्तों के खिलाफ भी फाइल कर दी होगी। हालांकि पीछे हमने एक जजमेंट एक कोर्ट का देखा था जिसमें उसने कहा दोस्तों से कोई लेना देना नहीं, क्रुएलिटी के जब केस आता है तो वो केवल पारिवारिक ब्लड रिलेटिव का होता है, दोस्तों अड़ोसी पड़ोसियों के खिलाफ 498 का केस नहीं होता है। लेकिन फिर भी लिखाने वाला तो ये सोच के लिखाता है कि कोई पैरवी करने लायक ना बचे, ऐसा ना हो कोई थाने पहुंच जाए, ऐसा ना हो कोई कोर्ट के सामने पहुंच जाए, तो ये भागे भागे घूमेंगे और जब ये मुकदमा लड़ा जाएगा तो इनके पास कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए सारे रिलेटिव लिखा लोगों के कर देते हैं। जब कर्नाटका हाई कोर्ट में पति पहुंचा और उसने जो डिटेल दी पत्नी की, वो गजब की थी। कर्नाटका हाई कोर्ट का दिमाग भी बिल्कुल संट हो गया। वो भी सोचने लगा ये क्या है माजरा। माजरा क्या था कि महिला ने 2011 से लेकर 2021 यानी कि 10 वर्ष में 10 पति करे। 10 लोगों पर उसका दिल आया। पति नहीं करे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पति किए, उसका 10 लोगों पर दिल आया। 10 लोगों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए और जिसके साथ भी उसने शारीरिक संबंध बनाए उनके खिलाफ रेप के केसेस फाइल कर दिए। बाद में उनका सेटलमेंट हुआ और सेटलमेंट में अच्छी कमाई कर ली, अच्छा धन ले लिया। कुछ समय तक वो महिला उनके साथ रहती और कोई सामान्य महिला नहीं है, एक इंटरप्रेन्योर है, मतलब पढ़ी लिखी है, व्यापार करना जानती है, व्यापारियों के साथ बिजनेस करती है। ये जो पति ने फाइल किया, इसने भी यही कह के फाइल किया कि साहब हम व्यापार करते हैं, इनका एक इंटरप्राइजेस के नाम से ये हमसे मिली और मिलने के बाद इसने मुझे कुछ ऑफर दिए, हमने बिजनेस डील करनी शुरू कर दी। एक बार हम बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे, बिजनेस ट्रिप पर एक होटल में रुके, उस होटल में इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन के बाद धीरे धीरे फोन पर कम्युनिकेशन बढ़ता चला गया और एक दिन हमने निर्णय किया कि शादी कर लेते हैं। महिला ने अपनी तरफ से पहल की और शादी हो गई। शादी के बाद कुछ समय तक रहे और कुछ समय रहने के बाद ही उसने वसूली का कार्यक्रम चालू कर दिया। और वसूली का कार्यक्रम चालू करने के बाद जब मतलब पति पत्नी में इस तरह का जब विवाद पैदा हो गया, बड़ा विवाद हो गया, तो वो थाने गई और थाने में जाकर उसने एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज करवाई कि भाई पति के परिवार वाले और ये सब मिलकर उससे दहेज प्रताड़ना कर रहे हैं और दहेज मांग रहे हैं और दहेज मांगते मांगते क्रुएलिटी करते हैं। पति ने ये बताया कि किन किन के खिलाफ इसने रेप केस फाइल किया, किसके किसके खिलाफ प्रताड़ना का केस फाइल किया, किसके किसके खिलाफ क्या क्या हो चुका है। शादी ये 10वीं वाली पहली है, लेकिन पहले भी 10 केसेस अलग अलग थानों में रजिस्टर हो चुके हैं। उन 10 केसेस में मंडवाली हो चुकी है और पैसे महिला लेकर निकल जाती है। हाई कोर्ट को, डीजीपी को लिखना पड़ा। जब हाई कोर्ट के सामने ये मामला गया और हाई कोर्ट ने आंखें खोल के देखा तो उसको लगा यार क्या ये, मतलब एक महिला हर साल पति बदल रही है, हर साल बॉयफ्रेंड बदल रही है रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप में हर साल है वो तो ठीक है, लेकिन हर साल वो क्रिमिनल केस फाइल करती है। तो 10 क्रिमिनल केस तो पति ने सामने रख दिए और ये अनुमान है कि वो ऐसे चरित्र की है, यानी कि वो वसूली का कार्यक्रम चलाती है और पता नहीं कितनों से पहले भी फ्रॉड कर कर आई होगी। इसलिए इस महिला के इस एफआईआर को क्वैश करा जाए। हाई कोर्ट ने डीजीपी को लिखा, कहा सभी थानों में सर्कुलर जारी कर दो और सभी थानों में सर्कुलर जारी करके इसकी फोटो भिजवा कर ये पता करो कि ये कितने और लोगों को पहले प्रताड़ित कर चुकी है शादी के नाम से, लिव इन रिलेशन के नाम से। अब मामला तो यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लिव इन रिलेशन का मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, पति पत्नी की शादी होने के बावजूद अगर कहीं शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है।
उसमें कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, सेक्सुअल ऑटोनॉमी है। हाँ, ये है डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है, तो चाहो तो डिवोर्स ले लो, अगर डिवोर्स नहीं लेना चाहते तो कॉपरेट करिए एक दूसरे के साथ। हम जानते हैं कि बाईगामी का केस और मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसमें एक महिला, एक एक व्यक्ति ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था कि भाई पति या पुरुष के खिलाफ मुकदमा क्यों होगा, महिला के खिलाफ भी। जिस महिला के साथ शादीशुदा पति ने जिस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं उसके खिलाफ क्यों नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुना था और सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनते हुए यह निर्णय दिया था कि अगर महिला को सेक्सुअल ऑटोनॉमी है तो पुरुष को भी सेक्सुअल ऑटोनॉमी। अगर महिला के खिलाफ केस नहीं हो सकता तो पुरुष के खिलाफ भी, यानी कि जो दूसरे का पति है उसके खिलाफ भी केस नहीं हो सकता। मामला ये नहीं था, मामला ये था कि अगर पति मतलब एक शादीशुदा महिला के से संबंध कोई पुरुष बनाता है तो पुरुष दोषी है, वो शादीशुदा महिला क्यों नहीं, उसके खिलाफ भी उतना ही बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये व्यापारिक दृष्टि से खुल जाता है। व्यापारिक दृष्टि से खुलने का मतलब पति कुछ ऐसे मंडवाली करते हैं, अपनी पत्नी को स्वयं भेजते हैं और स्वयं भेजने के बाद ये पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वसूली करते हैं। महिला के खिलाफ कोई केस होता नहीं है, लेकिन पुरुष के खिलाफ हो जाता है। पति की कंसेंट यहां होती नहीं है, पति केस कर देता है, महिला बच जाती है और पुरुष फंस जाता है। मामला यहां पर था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन ये दे दिया कि अगर महिला दोषी नहीं है तो वो पुरुष भी दोषी नहीं है, दोनों के पास सेक्सुअल ऑटोनॉमी है। और ये क्यों ना हो, लिविंग रिलेशन को भारत में लीगलाइज कर दिया, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है वो किसी के साथ भी सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, शादी हो ना हो शादी से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपनी दिनचर्या में अगर वो इस ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं तो कर सकते हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सेम सेक्स मैरिज भी नॉन क्रिमिनलाइज कर दी। हालांकि उसमें जो पैनल बैठा था, बेंच बैठी थी, उसमें कुछ जजेस ने तो ये भी कह दिया कि सेम सेक्स मैरिज भी हो सकती है। सेम सेक्स सेक्सुअल रिलेशन को डीक्रिमिनलाइज, यानी कि सेक्शन 377 आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में यहां तक केसेस कई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं कि सेम सेक्स मैरिज को वैलिड किया जाए। अगर पुरुष पुरुष साथ में शादी करके रहना चाहता है, महिला महिला शादी करके रहना चाहती है, तो क्या समस्या है। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि सभी जजेस उसके लिए एग्री नहीं होते हैं और मेजॉरिटी से वो खारिज होता रहा। माइनॉरिटी के कुछ जजेस उसमें शामिल रहे, हाँ भाई ठीक है, अब उनकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, सेक्सुअल आइडेंटिटी से क्या लेना देना। यहाँ तक कि कुछ जजेस के अपॉइंटमेंट को भी अप्रूवल कॉलेजियम ने दे दिया था। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि सरकार ने या प्रेसिडेंट के हाथ से उस पर रोक लग गई। फिर भी कई बार वो फाइल वापस भेजी गई और कई बार वापस भेजकर ये कहा गया कि किसी की सेक्सुअल आइडेंटिटी से क्या लेना देना है, उसका लीगल माइंड देखा जाना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर डू है तो फिर वो डू होते हुए कुछ भी करे। एक तरफ तो इमोरलिटी ये कहा जाता है, इमोरल सेक्सुअल इंटरकोर्स समाज को बिगाड़ रहा है, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी नाम रिकमेंड कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि वो अगर गे है तो उसकी गेनेस से क्या मतलब, उसकी सेक्सुअल फंडामेंटल राइट से क्या मतलब, वो सेक्सुअल राइट उसका अपना है, उसका लीगल माइंड देखा जाना चाहिए। अब चूंकि देश में ऐसा चल रहा है, अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का कल का ही एक ऑर्डर है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मैरिड वीमेन एक अनमैरिड के साथ लिविंग में रहती है, घर वालों ने और उसके पति ने जाल बिछाया, चारों ओर मारपीट करी, उधम मचाया, तो महिला हाई कोर्ट चली जाती है और ये कहती है हमको प्रोटेक्शन दिया जाए। हाई कोर्ट ये कहता है कि वो मैरिड वीमेन है, मैरिड कपल या लिविंग में दो लोग रहते हैं जिनमें से एक मैरिड भी है, तो भी उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मतलब पति के घर नहीं जाना, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दे दिया। प्रोटेक्शन कैन नॉट बी डिनाइड, ये इस आधार पर प्रोटेक्शन डिनाई नहीं किया जा सकता कि उनमें से एक पति एक एक जो है मैरिड है, वो लिविंग रहना चाहते हैं। लिविंग भारत में वैलिड है, जो चाहें जैसे चाहें रहें और जब चाहें तब जाएं। अब ये लिविंग अगर वैलिड कर दिया जाता है तो फिर इस तरह के केसेस आना स्वाभाविक है।
क्यों है ना स्वाभाविक है, क्योंकि लिविंग अगर वैलिड है तो उसके बाद जो केस फाइल होगा, जो महिला जब जाएगी तो वो कहती मेरी कंसेंट गलत थी, गलत तरीके से कंसेंट ले लिया गया था, मैंने केवल मुझे नशा करवा दिया गया था, मुझे को सुंगा दिया गया था, मुझे को समझा दिया गया था, मुझे समझ नहीं आया क्या होने जा रहा है, मैं तो गुड फेथ में इनके साथ गई थी। ऐसी बातें करके तमाम तरह के केसेस फाइल करना और वसूली करना। कर्नाटका हाईकोर्ट में जो केस आया, ऐसी ही एक महिला, हालांकि उस महिला का नाम पब्लिश नहीं किया जा सकता क्योंकि इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि नाम नहीं जा सकता, लेकिन मामले का जो साइटेशन दिया है हाईकोर्ट ने भी, एबीसी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी करते हुए तमाम डीजीपी से कहा कि पता करो जरा कि इस महिला ने कहीं और दूसरे थानों में तो इश्कबाजी के मुकदमे नहीं कर रखे, इसको इश्क होता है, इश्क के चक्कर में मुश्क फंसता है, और मुश्क जब फंसता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी झेलता है और तमाम तरह का कॉम्पनसेशन भी देता है। लिविंग में रहती है तो भाई कानून भी कुछ नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, प्रोटेक्शन भी उसको मिलेगा, और लिविंग से बाहर निकलती है तो कहती है इन्होंने मुझे बरगला लिया था, इन्होंने मुझसे फॉल्स प्रॉमिस किया था। फॉल्स प्रॉमिस में हालांकि उड़ीसा हाई कोर्ट ने कई बार ये बात कही है कि तुम क्या अंधी थी, एक 26 साल की महिला एक लिविंग में रहती है तो 26 साल की आयु तक तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर भरा था? अगर तुम लिविंग में खुद रह रही हो और बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करती हो तो फिर इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने ऐसी कई रूलिंगें रिसेंटली 2-3 साल में दी हैं जिसमें कहा है कि अगर अपनी मर्जी से एक बालिग महिला जो मैच्योर हो सकती है, वो अगर अपनी मर्जी से किसी दूसरे पर पुरुष के साथ रहती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और उसके बाद वो केस फाइल करती है तो रेप का, तो ये ना तो हैरेसमेंट का केस हो सकता है ना रेप का केस हो सकता है। अपनी मर्जी से गई थी और बाद में इस तरह का केस, इसका मतलब है ये तो केवल पुरुष को हरेस करने की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली। ऐसे कई केसेस तमाम अलग अलग हाई कोर्टों के अलग अलग जजमेंट आ चुके हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट को भी ये लगा कि अभी तो उसके पास केवल 10 साल की रिसर्च है। हाँ, ये जरूर कहा है कि इस महिला की फोटो आइडेंटिटी सभी थानों में पहुंचा दी जाए और ये बताया जाए कि अगर ये महिला दोबारा कोई एफआईआर लिखवाने आए तो एवं ही एफआईआर ना लिखी जाए, पहले उसका प्री इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए कि वाकई में कोई मामला है भी। प्री इन्वेस्टिगेशन के बगैर उस महिला का कोई मुकदमा दर्ज ना किया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन में पता किया जाए कि महिला क्या चाहती है और इसका कैरेक्टर कैसा है, और इन केसेस को, जो पुराने केसेस ढूंढ के लाए जाएंगे, इनको उसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हुए ही केसेस को आगे बढ़ाया जाए। उसमें मेंशन किया जाए चार्जशीट में कि ये पहले भी 25 आदमियों के साथ ऐसा कर चुकी है, ताकि न्यायालय उस मामले को सुनते समय ये संज्ञान में रखे, ये ध्यान में रखे कि इस महिला का स्वभाव क्या है, ये क्या करना चाहती है। आप सोचिए कि जब समाज बिगड़ता है तो क्या पुलिस उसको रोक सकती है? समाज बिगड़ता है तो क्या न्यायालय या कोर्ट उस पर डिसीजन दे सकते हैं? समाज जब बिगड़ता है तो जेलों में जगह रह सकती है क्या? समाज की संस्कृति और संस्कार जब बिगड़ते हैं, संस्कारों से परे लिविंग वैलिडेट करेंगे, जार कर्म को वैलिडेट करेंगे, सेक्सुअल सेम सेक्स मैरिज को वैलिडेट करेंगे या डीक्रिमिनलाइज करेंगे, तो समाज तो बिगड़ेगा ही। और समाज जब बिगड़ेगा तो ना सरकार, ना न्यायालय, ना पुलिस, ना प्रशासन, कोई समाज को सुधार नहीं सकता। हर एक घर में भी एक पुलिस वाला रखेंगे तो भी केसेस कम नहीं होने वाले, खत्म नहीं होने वाला। इसलिए इन सब का एक सोल्यूशन है, सोसाइटी को संस्कृति बाहुल्य बनाइए, सोसाइटी को सांस्कृतिक बनाइए। संस्कृति अपने आप क्राइम को रोकती है। संस्कृति अगर खत्म हो जाए तो कोई माइकलाल क्राइम नहीं रोक सकता। आप देख लीजिए अफगानिस्तान में, आप देख लीजिए लीबिया में, अभी कल हम लोगों ने अल्जीरिया की चर्चा की थी, आप देख लीजिए वहां पर, आप देख लीजिए नाइजर में। इन देशों में सर काटकर फुटबॉल खेली जाती है। सेक्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, जबरन सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इन देशों में इस्लामिक चरमपंथ का शासन हो चुका है, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, केवल शक्ति होती है। जिसके पास शक्ति है वो दूसरे को रौंदता है। देखना है तो इस विषय पर केरला फाइल्स देखिए, तो आपको पता लगेगा कि भारतीय संस्कृति से हटना
भारतीय संस्कृति को वेटिएट करना मतलब समाज को बिगाड़ देना, और फिर पुलिस प्रशासन और जो भी आपके पास व्यवस्था है वो असहाय हो जाती है, वो कुछ कर नहीं सकती। पुलिस व्यवस्था और न्यायालय सिर्फ उनके लिए हैं जो शरीफ लोग हैं, सोसाइटी बिगड़ने वालों के लिए नहीं है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि समाज को सांस्कृतिक बनाया जाए, समाज को भारतीय बनाया जाए, भारतीयता उनमें डाली जाए, हिंदुत्व को समझाया जाए, तभी समाज अपने आप रेगुलराइज चल सकता है, अन्यथा कानून और प्रशासन के दम पर नहीं। जैसा कि इस केस में कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने मामला आया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।